हम ये मंगा स्टार्ट करते हैं एक बैटलफील्ड के बीच में। डजन्स ऑफ आदमी मर दिए जा रहे हैं एक टाइप के बिजली जैसे अटैक से। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने सारे अटैक्स का सामना। और सबसे ज्यादा ये लड़का, हमारा प्रोटैगनिस्ट, जो इन्हीं बिजलियों में से एक से छेड़ दिया गया। वो घुटनों के बल गिरता है और फेस फर्स्ट जमीन पर पड़ता है। वो एक तलवार में अपना रिफ्लेक्शन देखता है और खुद से नफरत करता है इस बात के लिए कि वो मर रहा है बिना कुछ किए। इसी मोमेंट में वो बताता है कि एक दिन अचानक एक अननोन बीइंग दुनिया में आया जिसने पूरा एक कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय कर दिया। उस बीइंग को नाम मिला लिक्विडाडोर। फिर वो बताता है एक ग्रुप के बारे में जो बनाया गया था ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस ग्रुप में एक आदमी था जो एक जायंट मीटियोराइट के इम्पैक्ट से बच गया बिना एक स्क्रैच के। दुनिया का शील्ड प्रोटेक्टर ब्रायन मेलर। एक और थी, एक ग्रेट सेज जिसका पावर एक पूरी डिवीजन के बराबर था, ग्रेट सेजे बिलाल ब्रिक्कून। एक आर्चर था जिसके एक ही शॉट ने एक हाई लेवल ड्रैगन को गिरा दिया, डिवाइन आर्चर जेकब लमफील्ड। फिर थी सबसे स्ट्रांग चाइनीज सोर्ड यूजर जो कभी भी एग्जिस्ट की हो, सोर्ड सेंट एमी वाइट। और आखिरी में थे वो लोग जिनको बोला गया था सपोर्ट यूनिट, लेकिन सच में वो सिर्फ पॉन्स थे, सक्रेबेल्स। जब सक्रेबेल ये सब देख रहा था अर्थ प्रोटेक्टर्स को फाइट करते हुए लिक्विडाडोर के अगेंस्ट, तो वो कहता है कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतना बड़ा डिफरेंस होगा इनके बीच। वो लोग और वो ग्रुप, जो लोग वर्ल्ड यूनियन एकेडमी से ग्रेजुएट हुए थे। ये सब देखकर प्रोटैगनिस्ट सोचता है, क्या हम सपोर्ट यूनिट किसी काम के हैं भी? क्योंकि वो लोग तो मछलियों जैसे गिर रहे हैं, जबकि जो प्रोटेक्टर्स के ग्रुप में हैं उन्हें तो एक भी चोट नहीं लग रही जब वो फाइट कर रहे हैं। ये सब देखकर प्रोता को गुस्सा आता है, इतना कि उसकी आंखों से गुस्से के आंसू निकाल जाते हैं। हमने भी तो उतनी ही मेहनत की थी जितनी सबने की थी, फिर भी हम बन गए यूजलेस पॉन्स। तभी सीन शिफ्ट होता है अर्थ प्रोटेक्टर्स के बैटल में। सोर्ड सेंट यानी तलवार वाली हेरोइन लिक्विडाडोर के स्ट्रक्चर को डैमेज करने में कामयाब हो जाती है। इससे लिक्विडाडोर थोड़ा शॉक होता है, लेकिन वो कहता है अगर ऐसा है तो अब खेल खत्म। और बस एक मोमेंट में वो सोर्ड सेंट को बीच से दो टुकड़े कर देता है। लेकिन सिर्फ उसी को नहीं, पूरा ग्रुप एक ही अटैक में गिर जाता है। ये देखकर प्रोता शॉक हो जाता है। वो बंदा सिर्फ उनसे खेल रहा था, और अब जब मनकाइंड के हीरोज गिर गए तो अब तो इस वॉर को जीतने का कोई चांस ही नहीं बचा। सब जगह शांति छा जाती है। लेकिन उस मोमेंट में प्रोता कुछ महसूस करता है, वो अभी भी जिंदा है, हालांकि उसका हार्ट तक छेद दिया गया था। वो सोचता है, मैं अभी तक जिंदा क्यों हूं? जैसे जैसे उसका खून गिरता जा रहा होता है और जैसे ही आखिरी बूंद जमीन पर गिरती है, तभी एक आवाज आती है, फाइनली मिल गया। और वो आवाज प्रोता को उठने के लिए कहती है, उसे बुलाती है, तू ही है वो जिसके पास एक बड़ा पावर है। और तभी प्रोता एक अलग डिमेंशन में अपीयर होता है। वो सोचता है, क्या ये कोई नई लाइफ है? लेकिन जगह इतनी सुनसान है कि यूज डाउट होता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक बहुत ही पावरफुल दिखने वाली एंटिटी को देखता है, जो एक थ्रोन पे बैठी होती है। वो एंटिटी बोलती है और क्लैरिफाई करती है कि प्रोता अभी मारा नहीं है और उसके बॉडी के वुंड्स हील हो चुके हैं। इसी के साथ कुछ स्क्रीन जैसे सीन्स ओपन होते हैं और प्रोता उन्हें देखता है। उसका बॉडी पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है, जमीन पर पड़ा हुआ। प्रोता उस एंटिटी से पूछता है, क्या तुमने मुझे हील किया? लेकिन वो जवाब देता है, नहीं, तुमने खुद अपने पावर से हील किया है। प्रोता कंफ्यूज होता है, वो क्या कह रहा है? तब एंटिटी कहता है, मैं भी एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारा पावर ठीक से एनालाइज नहीं कर पा रहा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, तुम्हारा पावर अगर कंट्रोल कर पाए तो लिक्विडाडोर से भी ज्यादा स्ट्रांग है। प्रोता बिना सब समझे पूछता है, तो क्या इसका मतलब है हम ये वॉर जीत सकते हैं? एंटिटी जवाब देता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये भी कहता है कि बेस्ट ये होगा कि लिक्विडाडोर को खत्म कर दिया जाए। फिर वो कहता है, अब वक्त आ गया है वापस जाने का। और तुरंत वो अपना हाथ प्रोता के बॉडी के पार से छेड़ देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। एक स्ट्रांग लाइट उसके वूंड को घिरना शुरू करती है। वो एंटिटी कहता है, मैं तुम्हें अपना पावर दे रहा हूं। एक सेकंड में प्रोता वापस बैटलफील्ड में आ जाता है। वो धीरे धीरे खड़ा होता है और उसकी तलवार का कलर और ऑरा एक स्ट्रांग ब्लैक में चेंज हो जाता है। प्रोता पूछता है, ये पावर कहां से आ रहा है? तो वो एंटिटी रिप्लाई करता है, ये तुम्हारा अपना पावर है। यानी ये पावर प्रोता के अंदर से ही निकाल रहा है, क्योंकि उसका रियल पावर आम आंखों से दिखाई नहीं देता।
ये समझने के बाद प्रोता बिना सोच समझे सीधा लिक्विडाडोर की तरफ अटैक करता है। वो एक स्वॉर्ड स्लैश करता है जो लिक्विडाडोर को हर्ट कर देता है। लिक्विडाडोर शॉक हो जाता है। क्या अभी भी कोई इतना स्ट्रांग बचा है? प्रोता को लगता है कि जब उसने हर्ट कर दिया तो शायद अब फाइट आसान हो गई है। प्रोता को लगता है कि वो लिक्विडाडोर को ईजिली हरा देगा, इसलिए वो अपने नए पावर पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तरफ भागता है। लेकिन तभी लिक्विडाडोर एक डार्क और स्केरी आवाज में बोलता है, मुझे लाइटली मत लो। और 1 सेकंड के अंदर ही प्रोता को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है और वो छोटी छोटी पहाड़ियों से टकराता हुआ डोजन्स मीटर्स दूर जा गिरता है। प्रोता बिलीव नहीं कर पाता कि ये क्या हुआ। तभी लिक्विडाडोर उसे ताली देता है, तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं अपना फुल पावर यूज करूं। लेकिन जैसे ही लिक्विडाडोर पीछे मुड़ता है, उसकी बैक पर 2 इंटेंस रेड आंखें चमकती हैं। वो किलर इंटेंट महसूस करता है जिसने उसके हड्डियां तक कांप दी। क्योंकि होता ये है, प्रोता ने अपने बॉडी के नीचे का पार्ट ब्लैक लाइटनिंग मिस्ट से भर दिया होता है और उसी मिस्ट से उसने अपनी सोर्ड का साइज भी कई गुना बड़ा कर दिया होता है। लिक्विडाडोर शॉक में आ जाता है। वो तुरंत एक शील्ड बनाता है और सोचता है, क्या ये इंसान है? प्रोता कुछ नहीं बोलता, सीधा अटैक करता है। जब दोनों टकराते हैं, चिंगें निकलती हैं, लेकिन शील्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता। वो 1000 टुकड़ों में टूट जाता है और प्रोता की सोर्ड पूरे बॉडी से पार हो जाती है। लिक्विडाडोर गिरता है और पूछता है, क्या तुम वाकई एक इंसान हो? प्रोता रिप्लाई करता है, मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था। जब वो थोड़ा पीछे होता है तो देखता है कि लिक्विडाडोर अभी भी खड़ा है और मान लेता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन प्रोता इम्पॉसिबली फास्ट स्पीड से उसके पास जाता है और कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें इतनी बार कुचलूंगा जब तक तुम मर ना जाओ। फिर वो एक बड़ा स्लैश देता है। लिक्विडाडोर दर्द से चिल्लाता है और हम देखते हैं कि उसकी गोल्डन ब्लड उसकी आर्मर से बाहर निकाल रही होती है। लिक्विडाडोर प्रोता को मॉन्स्टर कहता है और फिर बिल्कुल चुप हो जाता है। वो अपने हाथों को जोड़ता है और 1 सेकंड में हील हो जाता है। उसका लुक भी थोड़ा चेंज हो जाता है। फिर वो अपने हाथ से एक मूव करता है और सब कुछ शांत हो जाता है। स्काई क्लियर हो जाता है और एक बड़ी फुल मून दिखने लगती है। लिक्विडाडोर कहता है, वक्त खत्म हो गया है। प्रोता ऊपर की तरफ देखता है, लेकिन सरप्राइज नहीं होता, बल्कि एक बड़ी स्माइल देता है और 1 सेकंड में वो लिक्विडाडोर के बिल्कुल पीछे अपीयर हो जाता है और कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि टाइम खत्म हो गया है। फिर वो उसे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन एक शील्ड उसे रोक लेता है। प्रोता शॉक होता है, पहले जैसे क्यों नहीं कट कर पाया। तब लिक्विडाडोर कहता है, यह बेकार है और एक्सप्लेन करता है कि इस ट्रू ट्वाइलाइट प्लेन में मुझे कुछ भी हर्ट नहीं कर सकता। अब रेजिस्ट करना छोड़ो और बस सितारे देखते रहो। उस मोमेंट में प्रोता की आंखें बदल जाती हैं। एक बड़ी सरप्राइज, प्रोता की आंखें कुछ देख रही होती हैं जो बहुत स्पीड से उसकी तरफ आ रहा होता है। हर सेकंड के साथ वो और करीब आता जा रहा होता है, जब तक कि अचानक वो पूरी तरह से गिरता है और एक पावरफुल लाइटनिंग सीधा प्रोता के ऊपर गिरता है। लिक्विडाडोर हवा में से सब कुछ देख रहा होता है। जब वो लाइटनिंग हट जाती है तो एक इनॉर्मस क्रेटर जमीन पर दिखाई देता है। लिक्विडाडोर सोचता है, अगर मैं यूज पूरी तरह से उड़ा दूं तो शायद वो दोबारा कभी ना आए। लेकिन तभी एक सर्कल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होने लगता है और अचानक एक बड़ा मैजिकल सर्कल अपीयर होता है और उसके साथ एक आवाज सुनाई देती है, उस इंसान की जिसने प्रोता को अपना पावर दिया था। वो भी सरप्राइज होता है कि लिक्विडाडोर ने कितना पावर गैदर कर लिया है, लेकिन वो कहता है इतना काफी होगा उसे वापस भेजने के लिए। लिक्विडाडोर शॉक होता है और वो आवाज पहचान जाता है। वो कहता है, ये तो क्रोनोस है। क्रोनोस प्रोता से कहता है, मैं अपने बचे हुए सब पावर से तुम्हें पास्ट में भेज रहा हूं। लिक्विडाडोर चिल्लाता है, रुको क्रोनोस। लेकिन सब कुछ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि साल पीछे जाने लगते हैं और प्रोता लगभग 10 साल पहले के टाइम में पहुंच जाता है। एक मोमेंट में प्रोता एक हरे भरे घास पर आंख खोलता है। आसमान ब्लू स्काई दिखाई देता है। वो आसपास देखता है और एक छोटा सा विलेज दिखाई देता है। वो सोचता है, क्या यह मेरा गांव है? वो शॉक्ड होता है। यूज याद आता है कि उसका गांव तो 15 साल पहले डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर यूज याद आता है, क्रोनोस ने कहा था कि तुम्हें पास्ट में भेज रहा हूं, और अब वो बिलीव कर लेता है कि वो सच में पास्ट में आ गया है। सरप्राइज के चलते वो जल्दी से उठता है और अपने फोर आर्म में पेन फील करता है।
यूज याद आता है। इस टाइम पर तल्द और उसके दोस्तों ने मुझे मारा था, लेकिन अपने हाथ का कंपान देखकर वो कहता है, इस बार मैं उन जैसे लोगों को जीतने नहीं दूंगा। प्रॉब्लम यह है कि इस टाइम पे वो बस एक कीड़ा है उनके सामने, क्योंकि वो लोग उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। लेकिन फिर वो खुद को शांत करता है और कहता है कि लिक्विडेटर को हराना तो बस एक सपना था, और वो बाद में सोच लेगा कि बुलीज से कैसे डील करना है जब वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अभी वो इंजर्ड होना नहीं चाहता। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो विलेज की तरफ जा रहा होता है तो सैडली उसे वही लोग मिल जाते हैं जिनसे वो बचना चाहता था, बेल्डे और उसका ग्रुप। जैसे ही बेल्डे पास आता है वो प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि वो उसे ढूंढ रहा था क्योंकि उसने उसे बहुत प्रॉब्लम दी है। फिर वो उसे एक तलवार फेंकता है। प्रोटा, मेन कैरेक्टर, थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर उसे देखता है तो बेल्डे कहता है कि एक्टिंग बंद करो और तलवार पकड़ो, क्योंकि वो बस एक प्रैक्टिस फाइट करना चाहता है। प्रोटा मना कर देता है ये बोलकर कि उसकी इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसलिए वो कुछ दिन तक फाइट नहीं कर पाएगा, या कम से कम जब तक उसकी इंजरी हील नहीं हो जाती। बेल्डे कहता है कि उसे हर्ट होने की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तलवार की एज ब्लंट है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी प्रोटा मना कर देता है और कहता है कि भले ही तलवार की धार ब्लंट है, लेकिन वो अब भी एक बड़ा मेटल पीस है। अगर गलत जगह मारा गया तो अंदरूनी चोट हो सकती है जो डेंजरस हो सकती है। ये सुनकर बेल्डे और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार से जमीन पर वार करता है। फिर वो साफ करता है कि प्रोटा की कोई औकात नहीं है मना करने की, और अगर वो वेपन से नहीं लड़ेगा तो हाथों से लड़े। इतना बोलकर बेल्डे उस पर अटैक करता है। प्रोटा सोचता है कि ये बस एक प्रैक्टिस फाइट होनी थी, लेकिन उसी मोमेंट उसे याद आता है कि उसकी पास्ट लाइफ में एक फॉर्मर डॉक्टर ने उससे कहा था कि उसकी स्वॉर्ड स्किल्स कभी इंप्रूव नहीं हुई क्योंकि बचपन में उसे एक इंजरी लगी थी। अब प्रोटा को समझ आता है कि वही इंजरी उसकी सारी प्रोग्रेस रोक रही थी। उसकी लाइफ एक लूजर के रूप में यहीं से शुरू हुई थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो फिर से ऐसा नहीं होने देगा, और तभी वो तलवार को डॉज करता है। ऐसा करते ही उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। वो बार बार तलवार को डॉज करने लगता है और सोचता है, क्या बेल्डे के अटैक्स हमेशा से इतने स्लो थे? लेकिन जितना ज्यादा वो अटैक्स को डॉज करता है उतना ही उसे एक बात समझ में आने लगती है। बात यह नहीं है कि बेल्डे स्लो हो गया है, बात यह है कि मेन कैरेक्टर खुद ज्यादा तेज हो गया है। बेल्डे के दोस्त ये सब देखकर शॉक में रह जाते हैं। उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि प्रोटा अब बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। प्रोटा झुकता है और तलवार उठा लेता है। वो जानता है कि अब उसके पास वैसा ट्रेंड बॉडी नहीं है जैसा उसकी पास्ट लाइफ में था, लेकिन उसके पास सारी फाइट्स की मेमोरीज हैं। बेल्डे मौका पाकर उस पर हमला करता है, लेकिन प्रोटा एक ही मूव में बेल्डे का हाथ हटा देता है। प्रोटा खुद से सवाल करता है, क्या इतना काफी है उसे गिराने के लिए, या क्या बेल्डे जैसे बिगिनर से लड़ना भी सही है? लेकिन फिर वो खुद को आंसर देता है, नहीं, इन्हें कोई सिंपैथी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत टाइम तक परेशान किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लड़ नहीं सकता था। इसलिए प्रोटा किसी दया के बिना बेल्डे की तलवार पर वार करता है और उसे हवा में उड़ा देता है। बेल्डे शॉक्ड रह जाता है कि उसकी तलवार उसके हाथ से छूट गई। प्रोटा भी सरप्राइज होता है कि बेल्डे ने उसे रेजिस्ट तक नहीं किया। वो सोचता है, शायद इसलिए क्योंकि बेल्डे कभी ट्रेंड ही नहीं था कि तलवार का वार कैसे अब्जॉर्ब करना है। लेकिन भले ही अब बेल्डे के पास तलवार नहीं है, प्रोटा रुकने वाला नहीं था। आखिर बेल्डे ने खुद कहा था, अगर तलवार की धार ब्लंट है तो किसी को चोट नहीं लगेगी। तो प्रोटा उसी तलवार से बेल्डे के शोल्डर पर वार करता है। बेल्डे अपने ही खून को देखकर स्क्रीम करता है। प्रोटा यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि तलवार तो ब्लंट थी। वो चेक करता है और पाता है कि हाँ, तलवार सच में ब्लंट है, और अगर वो शार्प होती तो बेल्डे की चिल्लाहट शायद और भी भयानक होती। लेकिन प्रोटा अब भी रुकने का कोई मूड नहीं रखता। वो तलवार को थोड़ा मोड़ता है और बेल्डे की नोज पर वार करता है, जिससे खून के साथ साथ एक टूथ भी बाहर उड़ जाता है। प्रोटा उसके पास जाता है और पूछता है, इतना चिल्ला क्यों रहा है? क्योंकि बेल्डे ने खुद ही तो कहा था कि बिना धार की तलवार सेफ होती है। बेल्डे कांप रहा था क्योंकि प्रोटा की स्माइल डरावनी लग रही थी, ऊपर से तलवार की टिप से टपकता हुआ खून। बेल्डे को समझ नहीं आता क्या करे, तो वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि प्रोटा की पिटाई करें। लेकिन वो लोग डाउट में आ जाते हैं क्योंकि प्रोटा अचानक से बहुत स्ट्रांग बन गया था।
फिर भी वो तीनों एक साथ उस पर अटैक करने का डिसाइड करते हैं। प्रोटा समझ नहीं पाता कि ये लोग अभी भी उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। बेल्डे चिल्लाता है, मार डालो इसे। प्रोटा स्माइल करता है और कहता है, मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला था, लेकिन अब मेरा प्लान चेंज हो गया है। फिर बैकग्राउंड में कई चिल्लाने और मारने की आवाजें आती हैं और फिर दिखता है कि चारों के पूरे शरीर पर बम्प्स और सूजन है। प्रोटा यकीन नहीं कर पाता कि कभी वो इनसे डरता था। फिर वो पूछता है, तुम लोग सीरियसली सीरीज ए तलवारबाजी वाले डोजो से हो? वो लोग हाँ में जवाब देते हैं, लेकिन बताते हैं कि उन्हें लगा था वो काफी स्ट्रांग बन चुके हैं, इसलिए उन्होंने जाना छोड़ दिया। अब प्रोटा को समझ आता है कि वो डोजो कितना यूजलेस होगा अगर ऐसे लोग खुद को स्ट्रांग समझते हैं। प्रोटा कहता है, शायद फिर मुझे उस डोजो का फायदा मिल सकता है। और फिर वो ऑर्डर देता है, मुझे उस डोजो तक ले चलो, क्योंकि वहां एंट्री सिर्फ रिकमेंडेशन से ही मिलती है। बेल्डे मना करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर उसका मास्टर जान गया कि वो हार गया तो बहुत डांटेगा। ये सुनते ही प्रोटा धीरे से अपनी तलवार घुमाता है और कहता है, तो फिर लड़ाई जारी रखते हैं। ये सुनते ही बेल्डे डरकर भागता है और प्रोटा को डोजो की तरफ ले जाता है। कुछ मिनट बाद रास्ते में बेल्डे प्रोटा से पूछता है, तू डोजो में जाना क्यों चाहता है? प्रोटा जवाब देता है, क्योंकि इस डोजो के पास एकेडमी के लिए एक रिकमेंडेशन का चांस है। बेल्डे कहता है, हां, मैंने भी ऐसा कुछ सुना है। बेल्डे के दोस्त कहते हैं कि प्रोटा को एकेडमी जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही स्ट्रांग है। लेकिन प्रोटा के लिए ऐसा नहीं है। प्रोटा सोचता है, दुनिया का सबसे स्ट्रांग ग्रुप भी लिक्विडेटर के सामने कुछ नहीं कर पाया था। यहां तक कि जब मैंने वो अजीब पावर यूज किया, तब भी मैं उसे छू तक नहीं पाया। जब वो सीरियस हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सका। मुझे नहीं पता कि मुझे कितना स्ट्रांग बनना होगा उसे हराने के लिए, लेकिन अब मेरे पास कुछ क्लूज हैं। उसी मोमेंट वो पूरी तरह फोकस करता है उस टेक्निक पर जो सोर्ड सेंट ने उसे सिखाई थी। वो सोचता है, अगर मैंने वैसी ही कंडीशन में सोर्ड ट्रेनिंग की होती जैसी सोर्ड सेंट ने की थी, तो शायद उस फाइट का रिजल्ट कुछ और होता। क्रोनोस ने उसे पास्ट में वापस भेज दिया। कुछ देर बाद हमें बेल्डे की टीचर दिखाई देती है, जो एक लेडी मास्टर है, और वो बहुत एंग्री है ये सुनकर कि बेल्डे और उसके फ्रेंड्स ने एक सिविलियन पर अटैक किया उन टेक्निक्स से जो उसने उन्हें सिखाई थीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो लोग हार भी गए और उस सिविलियन से बुरी तरह पिटाई भी खाई। इस डोजो की मास्टर का नाम है सैरिये और वो सीरीज बी की फाइटर है। बेल्डे कहता है कि उन्होंने किसी को बुली नहीं किया, वो बस एक प्रैक्टिस बैटल थी। ये सुनकर सैरिये एक ही सोर्ड मूव में बेल्डे को उड़ा देती है। बेल्डे के फ्रेंड्स पूरी तरह से टेरिफाइड हो जाते हैं। सीरी साफ कहती है, अगर किसी अनआर्म्ड इंसान पर हमला करना प्रैक्टिस बैटल है, तो जो मैंने अभी किया वो भी प्रैक्टिस ही था। और फिर अपनी वुडन सोर्ड से बेल्डे की तरफ इशारा करते हुए वो सबको डिक्लेयर करती है, आज से तुम लोग मेरे डोजो के स्टूडेंट्स नहीं कहलाओगे। उनके जाने के बाद सीरिये प्रोटा से माफी मांगती है कि उसके फॉर्मर स्टूडेंट्स ने उसे परेशानी दी। प्रोटा कहता है, कोई बात नहीं, ये आपकी गलती नहीं थी। सीरिये सुनती है कि प्रोटा को एकेडमी के लिए रिकमेंडेशन चाहिए। प्रोटा कहता है, हां, सही सुना आपने। सीरिये कहती है, तो फिर मैं उन परेशानियों के लिए माफी के तौर पर तुम्हें एक रिकमेंडेशन लेटर देना चाहती हूं, लेकिन पहले तुम्हें अपनी स्किल्स साबित करनी होंगी। इसलिए दोनों वुडन सोर्ड्स उठाते हैं और सीरी प्रोटा को पहला मूव करने का मौका देती है। और फिर एक पल में दोनों एक दूसरे पर वार करने लगते हैं, एक के बाद एक लगातार अटैक्स। सीरी सरप्राइज्ड होती है क्योंकि प्रोटा की सोर्ड टेक्निक बहुत एडवांस्ड लगती है उसकी एज के हिसाब से, जैसे उसने कई फाइट्स एक्सपीरियंस की हों। जितना ज्यादा वो उसे लड़ते हुए देखती है, उतना ही उसे समझ आता है कि बेल्डे और उसके दोस्त प्रोटा के सामने कभी टिक ही नहीं सकते थे। वो नोटिस करती है कि प्रोटा के मूव्स मोस्टली सेल्फ टॉट हैं, लेकिन कभी कभी उसकी टेक्निक में एकेडमी की सी झलक दिखती है। वो सोचती है, क्या किसी ने इसे सिखाया है? हालांकि वो अब भी पूरी तरह ट्रेंड नहीं है, लेकिन सीरिये कहती है कि प्रोटा एक रॉ डायमंड की तरह है, जिसे अभी पॉलिश करना बाकी है। सीरिये को इस फाइट को एंड करना थोड़ा सैड लगता है, लेकिन फिर वो एक तेज मूव से, यहां पर पैराग्राफ कट रहा है, अगर आप चाहें तो मैं इसका अगला हिस्सा भी कंटिन्यू कर सकता हूं। सीरिये प्रोटा को नॉकआउट करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोटा भी उसी इंटेंसिटी से जवाब देता है। दोनों की सोर्ड्स आपस में टकराती हैं और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। सीरी को हैरानी होती है कि प्रोटा बिल्कुल भी वीक नहीं पड़ रहा, बल्कि आराम से उसकी स्पीड को मैच कर पा रहा है।
सीरी तो बस उसकी स्किल्स को टेस्ट करना चाहती थी, लेकिन अब प्रोटा उसे मजबूर कर रहा है कि वो अपना पूरा पावर यूज करे। इतना ही नहीं, उसे एक अजीब सा डर भी घेरने लगता है। वो सोचती है, मुझे इस लड़के से इतना डर क्यों लग रहा है। उसी वक्त प्रोटा एक तेज वार करता है। सीरी थोड़ा पीछे हटती है। सीरी कहती है कि उसे पहले से ही एक बैड फीलिंग थी, लेकिन वो वार बस एक वाइल्ड स्लैश था। फिर वो देखती है कि प्रोटा ने अपना सिर झुका लिया है। शायद वो थकने लगा है। सीरी इस मौके का फायदा उठाकर अटैक करती है, लेकिन उसे शॉक लग जाता है क्योंकि उसकी तलवार का आधा हिस्सा गायब हो चुका होता है। हम देखते हैं कि वो हिस्सा उसी काली डार्क फॉग से कट गया था जो उसकी पास्ट लाइफ में भी थी। प्रोटा को भी यह देखकर शॉक लगता है क्योंकि उसे वही सेंसेशन महसूस होती है जो उस समय हुई थी। अब वो समझ जाता है कि ये पावर उसकी इस लाइफ में भी है, लेकिन तभी उसके अंदर से एक बहुत तेज पेन उठती है। वो घुटनों के बल गिर जाता है। सीरी उससे पूछती है, क्या हुआ? प्रोटा कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसे लगता है कि उसका शरीर उसके पावर की स्पीड को सहन नहीं कर पा रहा। लेकिन कुछ देर बाद वो धीरे धीरे कांपते हुए उठता है। वो सीरी से कहता है, मैं ठीक हूं, और अपना पसीना पोंछते हुए कहता है कि वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, इसलिए सोचता है कि अगर अगली बार उसे ये पावर यूज करना पड़े तो वो थोड़ा केयरफुली करेगा। वो सोचता है, क्या मुझे सीरी को इसके बारे में बताना चाहिए? लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि नहीं, क्योंकि शायद वो उस पर ट्रस्ट न करे, और वैसे भी ये पावर अभी पूरी तरह उसके कंट्रोल में नहीं है। आखिर में वो प्रिटेंड करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और कहता है, बस थोड़ी ओवर एक्टिंग हो गई थी। लेकिन सीरी इस बात को मानती नहीं है। वो कहती है, एक वुडन ब्लंट सोर्ड से मेरी रियल सोर्ड को काट देना नॉर्मल बात नहीं है, और मुझे पता है कि तुम्हें भी इसका एहसास हुआ। प्रोटा जवाब में पूछता है, कुछ हुआ क्या? ये सुनकर सीरी समझ जाती है कि प्रोटा इस बारे में कुछ भी रिवील करने का प्लान नहीं कर रहा, इसलिए वो भी एक्ट करती है जैसे कुछ समझी ही नहीं और पूछती है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखूं? प्रोटा कहता है, हाँ, उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करेंगी। सीरी जवाब देती है, हाँ, मैं कर सकती हूं। इवन रेकमेंड करने लायक था उसे किंगडम की बेस्ट इंस्टीट्यूशन रॉयल एकेडमी ऑफ सोर्ड्समैनशिप में भेजने के लिए, पर उसने रेकमेंड नहीं किया। उसने कहा कि वो उस जगह के लायक नहीं है। प्रोटैगनिस्ट ने अपना सर नीचे कर लिया, डिसअपॉइंटेड हो गया, क्योंकि उसे लगा उसकी स्ट्रेंथ काफी नहीं है एक इतनी प्रेस्टीजियस एकेडमी में जाने के लिए। आखिर उसने लास्ट फाइट में कुछ खास नहीं किया था, बस एंड मोमेंट में थोड़ा कंट्रीब्यूट किया। पर उसकी सरप्राइज के लिए सीरी ने कहा कि जहां उसे जाना चाहिए वो है वर्ल्ड यूनियन एकेडमी। ये सुन के प्रोटा शॉक हो गया, क्योंकि वर्ल्ड यूनियन एकेडमी सिर्फ किंगडम की नहीं, पूरे दुनिया की बेस्ट एकेडमी थी। वही जगह जहां सोर्ड सेंट और दूसरे बड़े लोग आए थे। इसलिए उसने सीरी से पूछा, क्या मैं वहां जा सकता हूं? तो सीरी ने तुरंत बोला, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका बॉडी अभी सोर्डमन बनने लायक बिल्कुल भी नहीं था। हो सकता है वो रॉयल एकेडमी में अपनी स्किल्स से थोड़ा एडजस्ट कर ले, पर वर्ल्ड यूनियन एकेडमी जैसे जगह में उसके करंट बॉडी के साथ जाना इम्पॉसिबल है। फिर सीरी ने पूछा, तुमने इतनी स्ट्रांग स्किल कैसे हासिल की जब तुम्हारा बॉडी इतना वीक है? प्रोटा बस सर स्क्रैच करता है और अनजान बन जाता है। प्रोटा ने मान लिया कि वो एकेडमी उसके लायक नहीं है। उसका बॉडी वीक है और वो मॉन्स्टर्स से भरी एकेडमी में कैसे टिक पाएगा। तब सीरी ने पूछा, तुम इतनी जल्दी गिव अप क्यों कर रहे हो? अभी एडमिशन टेस्ट के लिए 9 महीने बचे हैं। प्रोटा कहता है, 9 महीने कुछ नहीं होते। सीरी मानती है कि 9 महीने हो सकता है काफी ना हो, लेकिन वो चाहती है कि प्रोटा उस पर ट्रस्ट करे। उसने पूछा, क्या तुम रेडी हो 9 महीने तक सफर करने के लिए? प्रोटा कहता है, मुझे सफर करना पसंद नहीं, पर फिर भी मैं करूंगा। तुम प्लीज मेरा ख्याल रखना नेक्स्ट 9 मंथ्स तक। ये सुन के सीरी थोड़ा सार्केस्टिकली लाफ करती है, फिर कहती है, चलो मेरे साथ, तुम्हारा हेल अभी स्टार्ट होता है। और उस दिन से उसका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। हर दिन बड़ी बड़ी रॉक्स उठाना, किलोस मीट खाना और डिस्गस्टिंग खाना भी जबरदस्ती खिलाया गया जिससे उसके मसल्स स्ट्रांग हो सकें। उसके अलावा वो अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ सोर्ड ट्रेनिंग भी करता था। महीनों तक इंटेंस ट्रेनिंग चली। फाइनली जब 8 मंथ्स कंप्लीट हुए, उसका बॉडी पूरी तरह चेंज हो चुका था। पहले जहां वो बोन्स जैसा लगता था, अब उसके पास एक सॉलिड 6 पैक और डिफाइंड मसल्स थे। सीरी भी उसके मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन से इंप्रेस्ड थी, पर फाइनली उसने बोला,
अब मैं तुम्हारी टीचर नहीं हो सकती। अब मुझ में कुछ भी बचा नहीं तुम्हें सिखाने के लिए। इसलिए उसने प्रोता को परमिशन दी कि अब वो एडमिशन टेस्ट के जगह जा सकता है। प्रोता कहता है, पर एग्जाम के लिए तो अभी 1 महीना बचा है। सीरी समझाती है, क्यूर्क एग्जाम देने के लिए एक ऐसे जगह जाना जहां वो आदत नहीं है, इजी नहीं होगा, इसलिए बेटर होगा कि वो जल्दी पहुंच जाए। सीरी उसे एक बग देती है जो पैसों से भरा होता है, सफर के लिए और 1 महीने का खाना भी। प्रोता पैसा लेना नहीं चाहता क्योंकि वो अमाउंट बहुत ज्यादा लगता है और उसे लगता है कि 1 महीना पहले सफर स्टार्ट करना थोड़ा जल्दी है। यूज लगता है कि सीरी यूज विलेज से निकालना चाहती है, पर सीरी कहती है कि ऐसा नहीं है। तब प्रोता एक एक्सक्यूज बनाता है रुकने का, कहता है कि उसने सुना है कि एक ओग्रे का नेस्ट विलेज के पास मिला है और यहां गार्ड बहुत कम है। ये सुन के सीरी सरप्राइज होती है, पर स्माइल करते हुए कहती है कि उस चिंता को छोड़ दो और सिर्फ एग्जाम की टेंशन लो, जल्द ही कैपिटल से हेल्प आएगी। प्रोता क्लियरली जानता है कि सीरी झूठ बोल रही है क्योंकि यूज फ्यूचर का पता है, कोई हेल्प नहीं आएगी और जब विलेज डिस्ट्रॉय होने वाला होगा तभी उसकी टीचर की डेथ हो जाएगी। उसने सुना था कि उससे मार दिया गया था जब वो अकेली ओग्रे का नेस्ट डिस्ट्रॉय करने गई थी। तो ताकि सीरी ज्यादा चिंता ना करे, वो प्रिटेंड करता है कि वो मान गया, बोलता है कि वो जल्दी निकाल जाएगा। सीरी स्माइल करती है और उसे गुड लक विश करती है। कुछ वीक्स बाद रात के समय कुछ स्केलेटन्स दिखते हैं जिनके मुंह में सोर्ड्स होती हैं। ग्राउंड पर ब्लड का एक ट्रेल होता है। पीछे बैकग्राउंड में सीरी दिखती है। वो किसी के पीछे पीछे जा रही होती है क्योंकि उसने सुना था कि वो यही आसपास मिलेगा। तभी कोई आवाज आती है, पूछता है, तुम अकेली कहां जा रही हो? ये प्रोता होता है जो गया ही नहीं था और एक ट्री के ऊपर छुपा होता है। सीरी सरप्राइज होती है यूज देखकर, पूछती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो एकेडमी के रास्ते में होना चाहिए था। प्रोता ट्री से नीचे आता है और कहता है, मुझे भी यही पूछना था। तुमने ही कहा था कि कैपिटल से सोल्जर्स आएंगे ओग्रे नेस्ट के लिए, जो झूठ था। सीरी फिर झूठ बोलती है, कहती है कि आर्मी को कुछ दिक्कत आ गई इसलिए वो नहीं आ पाए। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही जाएगी क्योंकि यूज अपनी स्ट्रेंथ पे फुल भरोसा है। वो मानती है कि वो अकेली ही काफी होगी ओग्रेस के पूरे नेस्ट को खत्म करने के लिए। उसके पास नेस्ट की इन्फो भी है, उसका लीडर एक एलीट ओग्रे है और टोटल 40-50 मॉन्स्टर्स उस नेस्ट में हैं। वो मानती है कि सबको हैंडल करना टफ होगा, पर फिर भी वो बिलीव करती है कि वो कर सकती है। प्रोता कहता है कि एक एलीट ओग्रे इतना स्ट्रांग नहीं होता अकेला, उसकी रियल स्ट्रेंथ उसकी इंटेलिजेंस और लीडरशिप में होती है। अगर एक मॉन्स्टर लीडर के अगेंस्ट अकेला जाया जाए तो सराउंडेड होने का चांस होता है, मतलब डायरेक्ट डेथ। प्रोता श्योर है कि अगर उसने सीरी को अकेला जाने दिया तो वो कभी वापस नहीं आएगी, विलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो ऑलरेडी फ्यूचर में ये देख चुका है, इसलिए वो सीरी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे साथ ले जाने दे, पर सीरी मना कर देती है, कहती है कि उसकी पावर काफी है। प्रोता इंसिस्ट करता है, कहता है कि अगर वो उसके साथ जाएगा तो यूज रियल बैटल का एक्सपीरियंस मिलेगा, और पूछता है, क्या तुम मुझे एक बर्डन समझती हो? ये सुनकर सीरी हंसती है, कहती है कि तुम कभी बर्डन नहीं हो सकते। आफ्टर ऑल तुम एक सिमुलेशन फाइट में मुझे हराने के लायक भी नहीं थे। पर फिर कहती है, लेकिन कोई नहीं जानता रियल फाइट में क्या हो सकता है, स्पेशली जब एक मॉन्स्टर का नेस्ट इतना सडनली बन गया हो। ये कोई सिंपल बात नहीं होती, इसलिए चाहे वो स्ट्रांग हो, सीरी उससे कहती है कि वो थोड़ा और रियल एक्सपीरियंस ले ले पहले, फिर ऐसे सिचुएशन का सामना करे। प्रोता समझ जाता है कि बेसिकली सीरी नहीं चाहती कि वो जाए, पर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सीरी उससे पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? तभी प्रोता फाइटिंग पोजीशन में खड़ा होता है, उसे धमकी देता है कि वो उस पर अटैक करेगा, उसे बेहोश करेगा और अकेला ही ओग्रे के नेस्ट को हैंडल करेगा। सीरी चुपचाप खड़ी रहती है, सोर्ड उसकी तरफ पॉइंट होती है, पर वो कोई मूव नहीं करती, कोई साउंड नहीं करती। कुछ सेकंड्स के साइलेंस के बाद वो स्माइल करती है और अपनी हार मान लेती है। वो जानती है कि वो प्रोता से हार जाएगी, और अगर वो बेहोश हो गई तो प्रोता अकेला जाएगा, जो डेंजरस हो सकता है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि बेस्ट होगा अगर दोनों साथ जाएं, ना कि कोई एक। पर एक कंडीशन रखती है, जो भी हो वापस जिंदा लौटना। प्रोता अपनी सोर्ड नीचे करता है और वही कहता है, तुम भी वापस जिंदा लौटना। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर घूम के ओग्रे के नेस्ट की तरफ निकाल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों एक प्लेन एरिया में पहुंचते हैं जहां ओग्रे का नेस्ट होता है। प्रोता सीरी को बताता है कि जैसे ही फाइट स्टार्ट होगी, एस्केप पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये मॉन्स्टर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं।
सीरी एरिया को ध्यान से देखती है पर लीडर मॉन्स्टर कहीं नहीं दिख रहा। तो वो गेस करती है कि वो शायद अपनी टेंट में है, जो कि परफेक्ट सिचुएशन है क्योंकि उनके पास कुछ मिनट्स होंगे जिसमें वो ज्यादा मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं लीडर के बाहर आने से पहले। वो प्लान बनाते हैं। प्रोता एक साइड के मॉन्स्टर्स को मार डालेगा, सीरिये दूसरे साइड के। प्रोता अग्री करता है। दोनों अटैक के लिए दौड़ते हैं। एक मॉन्स्टर ने उन्हें देख लिया पर देर हो चुकी थी। सीरिये उसके ऊपर पहुंच चुकी थी और एक ही स्लैश में मॉन्स्टर का सिर काट देती है। बाकी मॉन्स्टर्स शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अटैक एक्सपेक्टेड नहीं था। वो तुरंत एक दूसरे के साथ सिग्नल करते हैं और ग्रुप्स में चिल्लाते हुए अटैक करते हैं। प्रोता भी पीछे नहीं रहता। एक बड़े ग्रुप ने उस घेर लिया था पर उसने उन्हें 1 बाय 1 एलिमिनेट करना स्टार्ट किया। वो रिलेटिवली ईजिली गिर रहे थे। सीरिये भी सेम कर रही थी। वो मॉन्स्टर के बाद मॉन्स्टर गिरा रही थी। हर तरफ सिर उड़ रहे थे। कुछ मिनट्स के बाद एरिया क्लीन हो चुका था। सीरी इम्प्रेस्ड होती है कि प्रोता ने ये सब किया, इवन दो ये उसका पहला रियल फाइट एक्सपीरियंस था। पर प्रोता उससे कहता है, डिस्ट्रैक्शन मत लो, अलर्ट रहो, बॉस अभी जिंदा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रोता महसूस करने लगता है एक अजीब फीलिंग होती है जैसे कुछ गलत हो रहा हो। ये मॉन्स्टर्स बहुत वीक हैं, इसलिए सीरी इजीली इन्हें अकेली ही हरा सकती थी, हमेशा के लिए, अगर उस टेंट में एक नॉर्मल बॉस हो। पर जब प्रोता उस टेंट की तरफ देखता है तो यूज नजर आते हैं कुछ रेड ग्लोइंग आइज जो डायरेक्टली उसे देख रही होती हैं। ये देखते ही प्रोता के अंदर एक अजीब सी डेंजर बेल बजती है। वो चिल्लाता है सीरी को, हमें यहां से अभी निकालना होगा। सीरी कंफ्यूज्ड होती है, उसे समझ नहीं आता प्रोता क्या कह रहा है। तब प्रोता कहता है, बॉस को देखो। जैसे ही सीरी बॉस को देखती है उसका फेस पले हो जाता है और दोनों तुरंत वहां से भागने लगते हैं। पर एक प्रॉब्लम होती है। जब वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, ओग्रे बॉस सडनली ऊपर जंप करता है और फुल स्पीड से उनके सामने लैंड करता है, उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। सीरी थोड़ा नर्वसली स्माइल करती है, कहती है, ये तो बड़ी इज्जत की बात है कि खुद ओग्रे बॉस हमें रोकने आया। पर प्रोता डेस्परेशन में चिल्लाता है, वो बॉस नहीं है। तभी टेंट के अंदर से एक जोर से स्क्रीम सुनाई देता है। उसके तुरंत बाद डोजन्स ऑफ मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं और प्रोता और सीरी की तरफ दौड़ते हैं। वो मॉन्स्टर्स टोटली क्रेजी और आउट ऑफ कंट्रोल लगते हैं। सीरी पीछे देखती है और एक जायंट मॉन्स्टर को देखती है, शॉक्ड रह जाती है। वो समझ जाती है कि ये कोई इलीट ओग्रे नहीं है, ये एक जनरल ओगर है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। अब दोनों पूरी तरह से सराउंडेड होते हैं, कोई एस्केप का ऑप्शन नहीं होता। जनरल ओगर अपनी बड़ी सी सोर्ड के साथ सामने खड़ा होता है, एक्सट्रीमली पावरफुल लगता है। सीरी पैनिक में चली जाती है। अब क्लियर हो जाता है कि ये वो मॉन्स्टर्स नहीं हैं जिनसे वो इजीली डील कर सकते हैं। वो तुरंत ओग्रे बॉस की तरफ दौड़ती है। उसका प्लान होता है उसे मारकर उस साइड से एस्केप बनाना। जल्दी ही बॉस के एक्स और सीरी की सोर्ड टकराते हैं, पर सीरी एक स्पिन मूव करती है और डायरेक्टली बॉस के चेस्ट पर अटैक करती है। एक डीप कट लगता है, पर उसकी सरप्राइज के लिए बॉस की बॉडी उस कट को सुपर फास्ट हील कर लेती है। प्रोता चिल्लाता है, ऐसे डैमेज का कोई फायदा नहीं। जनरल ओगर की एबिलिटी से उसके एलाइज की हीलिंग स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ जाते हैं। सीरिया समझ जाती है अब कि उससे बॉस इतना स्ट्रांग क्यों लग रहा था। अब उसे लगता है कि वो शायद उनमें से एक को भी डिफीट नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ प्रोता जब एक नॉर्मल ओगरे को गिराता है तो वो सीरिया से कहता है, बस मेरी बैक गार्ड करो कुछ मिनट्स के लिए। वो नहीं कहता कि सीरी ओगरे बॉस को हराए, सिर्फ इतना चाहता है कि वो उसे थोड़ा टाइम डिले करा दे, क्योंकि अगर उन्हें ये बैटल जीतनी है तो एक ही ऑप्शन है, जनरल ओगर को खत्म करना। और उसके लिए प्रोता को फोकस चाहिए, इसलिए सीरिया को डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना होगा ताकि प्रोता जनरल ओगरे पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। प्रोता नॉर्मल ओग्रेस को क्लियर करता जाता है, पर जैसे ही वो थोड़ा भी जनरल ओगरे पर फोकस करने की कोशिश करता है, ये वीक ओग्रेस उस पर चिपक जाते हैं जैसे मच्छर। वो इन्हें बहुत इरिटेटिंग फील करता है, फिर भी वो फाइट करता जा रहा होता है। वो उसकी तरफ दौड़ रहे थे। अभी के लिए उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, सामने के सारे एनिमीज पे ध्यान देना। प्रॉब्लम तब आई जब उसने एक ओगरे का अटैक ब्लॉक करने की कोशिश की। उसकी तलवार 1000 टुकड़ों में टूट गई। उसके शरीर से ठंडी पसीना निकालने लगी, क्योंकि यूस पहले से पता था कि उसकी तलवार एक स्ट्रांग ओगर के अगेंस्ट नहीं टिक पाएगी। दूसरी तरफ ओगरे वेट नहीं करता कि वो शॉक से बाहर आए। वो सीधा उस पर अटैक करता है, लेकिन प्रोता आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। लकी था वो, उसके पास एक एक्स्ट्रा सोर्ड थी, पर वो भी काफी नहीं होगी।
सिर्फ टाइम की बात है जब वो भी टूट जाएगी। मतलब सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। सीरी ने उसकी तरफ एक और एक्स्ट्रा सोर्ड फेंक दी। उसने तलवार पकड़ी और थैंक यू बोला। अब उसके पास 2 सोर्ड्स थी, लेकिन यूज पता था कि ये भी सभी मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए इनफ नहीं होंगी। लेकिन अगर वो इन्हें सिर्फ जनरल ओगर और उन मॉन्स्टर्स के लिए यूज करे जो बीच में आयन, तो शायद काम चल जाए। इसलिए उसने एक सोर्ड वापस रख ली और फुल स्पीड में ओग्रेस के बीच से भागना शुरू किया। उसका प्लान था कि कम से कम ओग्रेस से टकराए और सीधा जनरल ओग्रे तक पहुंच जाए। पर रास्ते में कुछ ओग्रेस ने यूज चोट पहुंचे, जिसके कारण उसे रुकना पड़ा और अपनी रक्षा करनी पड़ी। सिचुएशन और ज्यादा हार्ड होती जा रही थी। उसने इतने मॉन्स्टर्स की उम्मीद नहीं की थी, पर फिर भी उन्हें हटाकर वो जनरल ओग्रे की तरफ दौड़ता रहा। तभी जनरल ओग्रे फाइनली मूव करता है और एक बड़ा सा शाउट देता है। प्रोता शॉक में आ जाता है क्योंकि उस आवाज ने आसपास के सारे ओग्रेस को और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। अब वो और भी ज्यादा वाइल्ड और एग्रेसिव हो गए थे। प्रोता के लिए उन सबको हैंडल करना मुश्किल होता जा रहा था। जल्दी ही सब एक साथ उस पर दौड़ पड़े। प्रोता एक एक्स को साइड में करता है जिससे ओग्रे का अटैक मिस हो जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं, सीधा अपना रास्ता बनाता है और दोबारा जनरल ओगर की तरफ फुल स्पीड में दौड़ता है। वो ओग्रेस के बीच से गुजारता है। जो भी सामने आता है उस पर क्लोज रेंज में अटैक करता है, लेकिन बैड लक से एक ओग्रे उस पकड़ लेता है कमार से। प्रोता उस हता नहीं पता। तभी एक और ओग्रे अटैक के लिए रेडी होता है। जैसे ही वो अपना आंख से नीचे लाता है, प्रोता थोड़ा साइड हो जाता है, जिससे एक्स उस ओग्रे पे गिरता है जो यूज पकड़े हुआ था। प्रोता को पता है ये ओग्रेस उसकी सोर्ड्स को वेस्ट करवाना चाहते हैं अपने अटैक से, लेकिन उसके पास सोचने का टाइम नहीं होता क्योंकि एक और ओग्रे ऑलरेडी एक स्ट्रांग पंच के साथ उस पर अटैक कर चुका होता है। लकी उसके लिए वो पंच को ब्लॉक कर लेता है। उसने सोर्ड से अटैक किया, लेकिन सोर्ड सीरियसली डैमेज हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लो की पावर इतनी स्ट्रांग थी कि ओग्रे ने यूज डोर तक डिब्रीज में फेंक दिया। प्रोता बहुत बुरी तरह से चोट खा गया। इम्पैक्ट ने उसकी सोर्ड तोड़ दी और उसका पूरा बॉडी पेन से कांप रहा था। अब उसके पास सिर्फ एक सोर्ड बची थी। यूज यकीन नहीं हो रहा था जो हो रहा था, क्योंकि एक ही सोर्ड से ओग्रे के ग्रुप और जनरल ओग्रे से लड़ना इम्पॉसिबल था। यूज पहले से पता था क्या होने वाला है, क्योंकि वो अपनी पास्ट लाइफ में यह देख चुका था। उसके पास अब इतनी एक्सपीरियंस थी कि वो एक्सेप्ट कर रहा था वो ये बैटल जीत नहीं सकता। फिर भी वो उठता है, सीरी को चिल्लाता है कि भाग जाओ। यूज बोलता है कि वो दूर भाग जाए जब तक सारे मॉन्स्टर्स उस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सीरी सिर्फ मुस्कुराती है और कहती है कि वो कभी ऐसा नहीं करेगी और वो अभी भी बिल्कुल सेफ थी, बिना किसी चोट के। प्रोता चिल्लाता है कि वो बिना वजह मरने का प्लान नहीं बना रहा और जैसे ही वो फ्री होगा उसके पीछे भागेगा, इसलिए सीरी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन सीरी नीचे देखती है और बताती है कि अब वो भाग नहीं सकती। उसकी लेग में एक बड़ी चोट है जो यूज मूव करने नहीं देगी। ये देखकर प्रोता पैनिक में आ जाता है। यूज कुछ समझ नहीं आता। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। न वो खुद को बचा सकता है न सीरी को। उसकी सोर्ड का एज क्रैक हो चुका था। ओग्रिस एक के बाद एक उस पर जंप कर रहे थे। ये सब देखकर उसे गुस्सा आता है, क्योंकि इसका मतलब था कि उसका टाइम ट्रैवल अब वेस्ट जा रहा है। लिक्विडेटर को हराने का कोई मतलब नहीं रहा। गुस्से में वो अटैक करता है, लेकिन उसकी सोर्ड 2 टुकड़ों में टूट जाती है। वो सोचता है क्या सच में उसकी डेथ यहां होगी। विंड उसकी सोर्ड के पीसेज उड़ा ले जाता है, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करता। अगर सिर्फ वो अपनी पास्ट लाइफ वाला पावर एक्टिवेट कर सके तो ये सारे मॉन्स्टर्स को एक मक्खियों की तरह मार सकता था। वो याद करने लगता है उस मोमेंट को, उस पावर को कैसे फील किया था। अपनी आंखें बैंड करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, सोर्ड के फ्लाइंग पीसेस के मूवमेंट को महसूस करता है। तभी उसके अंदर कुछ जगता है। ओग्रे की हेड और बाकी ओग्रेस की भी उनके बॉडीज से अलग हो जाती है। प्रोता ने क्लियरली वही पावर एक्टिवेट किया था जो उसके पास्ट लाइफ में था, लेकिन इस बार थोड़ा कम पावरफुल वर्जन था। सीरियस शॉक थी, लेकिन प्रोता स्माइल करता है और कहता है अब सब ठीक हो जाएगा। अगले मोमेंट में सारे ओग्रेस हवा में टुकड़ों में उड़ते हैं। जनरल ओग्रे शॉक्ड होता है जो वो देख रहा होता है, क्योंकि यूज भी एक ही अटैक में 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। सीरी भी सरप्राइज थी, लेकिन शॉक की वजह से वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई। तब एक और ओग्रे उस पर अटैक करता है, लेकिन दिखाई देता है कि वो फुली अलर्ट थी। उसने आसानी से अटैक को रोक दिया। उसने क्लियरली दिखाया कि उसके पास कितनी स्ट्रांग फाइटिंग एक्सपीरियंस है। उसने जनरल के बिना चीफ ओगर को बोला कि अब उसके लिए ये फाइट कुछ भी नहीं। 2 सिंपल कट्स में उस ओगर को खत्म कर दिया। कह दिया कि जनरल के बिना तुम कुछ भी नहीं। आखिर में उन्होंने सारे ओग्रेस को हरा दिया।
प्रोता सीरी से माफी मांगता है उसकी सोड तोड़ने के लिए। सीरी कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसने उसकी जान बचाई है, बस वही इंपॉर्टेंट है, और वो उसकी सोड वापस कर देती है। प्रोता कुछ पूछना चाहता था, वो फाइनल अटैक क्या था, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है और ग्राउंड पे गिर जाता है। सिर्फ सेरी की चिंता भरी चीखने की आवाज सुनाई देती है। सीन चेंज होता है। प्रोता आंख खोलता है एक अंधेरी जगह में। उसके सामने एक दरवाजा था जिसमें चेन्स लगी थी और उसमें से एक डार्क पावर रिलीज हो रही थी। प्रोता फील करता है कि यह वही पावर है जो उसने पहले यूज की थी। वो सोचता है, क्या अगर मैं ये दरवाजा खोलूं तो मुझे वो पूरा पावर मिल जाएगा। इस थॉट के साथ वो एक कदम आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो कदम रखता है, एक डेथ वाली फीलिंग उसके बॉडी को कवर कर लेती है। इंस्टिंक्टिवली वो पीछे हट जाता है। उसकी सांस तेज हो रही होती है। उसने अभी रियलाइज किया कि अगर उसने यह दरवाजा खोला इन हिज करंट स्टेट तो वो पक्का मर जाएगा। फिर सीन चेंज होता है। प्रोता एक बेड पर आंख खोलता है। सीरी उसके पास बैठी होती है, बहुत ज्यादा वरीड। वो एक्सप्लेन करती है कि वो लोग विलेज की इन्फर्मरी में हैं और प्रोता प्योर 5 दिन तक कंटिन्यूअस सोता रहा। यूज डर था कि कहीं वो कभी उठ ना पाए। प्रोता ये सुन के सोचता है, उसने शायद कुछ ज्यादा ही कर दिया। सीरी भी उसकी बात पे रिएक्ट करती है और कहती है, ये सिर्फ ज्यादा करना नहीं था, ये बहुत कुछ था, और पूछती है क्या अब वो ठीक से मूव कर सकता है। प्रोता अपने बॉडी को चेक करता है। यूज फील होता है कि वो सिर्फ अपना राइट हैंड थोड़ा हिला पा रहा है, वो भी फुल फोर्स यूज करने के बाद। साथ ही उसके आर्म पे कुछ अजीब सी मार्क्स भी दिखते हैं। वो सीरी को बताता है कि वो अपना डोमिनेंट आर्म हिला नहीं सकता। सीरी कहती है, ऑब्वियस है, उस आर्म के सारे बोन्स टूट चुके हैं। प्रोता सरप्राइज होता है क्योंकि यूज कोई दर्द फील नहीं हो रहा। सीरी एक्सप्लेन करती है, हमने एक मैजिक पोशन यूज किया है तुम्हें ट्रीट करने के लिए, इसीलिए पेन फील नहीं हो रहा। यह सुनकर प्रोता शॉक हो जाता है क्योंकि मैजिक पोशन बहुत महंगा होता है। सीरी कहती है, वरी मत करो, ये हमें विलेज के चीफ ने दिया है। प्रोता कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि चीफ ने उसके लिए इतना एक्सपेंसिव आइटम क्यों दिया। सीरी उससे कहती है, बेवकूफ मत बनो, तुम विलेज के हीरो बन चुके हो। प्रोता और भी कंफ्यूज होता है। तभी विलेज का चीफ इन्फर्मरी मैन आता है। प्रोता जल्दी से उस मैजिक पोशन के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन चीफ कहता है, एक्चुअल में मुझे तुम्हारा थैंक्स करना चाहिए। तुम्हारे वजह से ही विलेज बचा है। तुमने जनरल ओग्रे को हरा दिया। प्रोता सोचता है शायद ये ओवर एग्जैजरेट कर रहा है। तब चीफ कहता है, अगर तुम ना होते तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता। मुझे सबसे ज्यादा पता है क्योंकि हमारे सारे रीइंफोर्समेंट्स मिलके भी जनरल ओग्रे को छू तक नहीं पाते। ये सुन के प्रोता समझ जाता है क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में विलेज सच में ओग्रेस के हाथ लग गया था। फिर चीफ प्रोता से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और डिटेल्स दे सकता हूं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, क्या तुम अब भी वर्ल्ड यूनियन एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम देने जाने का प्लान बना रहे हो। यह सुन के प्रोता पैनिक में आ जाता है क्योंकि उन्होंने ओग्रेस से लड़ने का प्लान 1 हफ्ते पहले बनाया था, एंट्रेंस एग्जाम के सिर्फ 1 वीक पहले। और अब जब उसने 5 दिन तक कंटिन्यूअसली स्लीप किया तो अब उसके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं एग्जाम जगह तक पहुंचने के लिए। अगर वो पैदल जाता तो उसे 3 दिन लग जाते, और टाइम पर पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका था, घोड़े पर जाना, जिसमें सिर्फ 1 दिन लगता। प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक घोड़ा खरीद सके। इसलिए वो विलेज चीफ से कहता है कि क्या वो उसे एक घोड़ा उधार दे सकते हैं, और उसकी किस्मत अच्छी थी, चीफ ने पहले से ही ये सोच लिया था और विलेज का सबसे फास्ट घोड़ा तैयार करवा दिया था। उसके अलावा सेरिये भी बोलती है कि अगर वो टाइम पे नहीं उठता तो भी वो लोग उससे उठाकर ले जाते एग्जाम्स के लिए। प्रोता उनका शुक्रिया करता है, और जैसे ही वो इन्फर्मरी से बाहर निकलता है उससे पूरा विलेज उसका वेट करता दिखाई देता है, हाथों में एनकरेजमेंट के पोस्टर्स लेकर। एक घोड़ा भी उसके सामने खड़ा था। सभी लोग उसे बेस्ट ऑफ लक कह रहे थे एग्जाम्स के लिए। तभी एक लड़का उसके पास आता है और एक बड़ी सी मनी पाउच देता है। प्रोता पूछता है, ये क्यों दे रहे हो? तो वो बताता है, विलेज के सब लोगों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है क्योंकि सबको पता है कि एकेडमी के एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना काफी महंगा है। ये सुनकर प्रोता इमोशनल हो जाता है और सबका शुक्रिया करता है, पर वो मानती है कि अगर वो फेल हो गया तो वापस आना मुश्किल होगा। इस पे सीरी कहती है, टेंशन मत लो, क्योंकि यूनियन वर्ल्ड के एग्जाम्स देने वाले कोई भी एस्पिरेंट्स जनरल ओगर को हरा नहीं सकते। प्रोता मान जाता है, लेकिन उसका डोमिनेंट हैंड अब भी कंप्लीटली डैमेज्ड है। सीरिये कहती है, वरी मत करो, तुम्हारे पास अब भी लेफ्ट हैंड बचा है। प्रोता कहता है, हाँ, सही हो सकता है,
पर वो सेम जैसा नहीं होगा। सीरिये कहती हैं, लेफ्ट हैंड इनफ होगा। तुम्हें वो पावर प्रूव करने की जरूरत नहीं जो तुमने पहले यूज की थी, बस तुम्हारा कंट्रोल और प्रेजेंस ही काफी होगा। प्रोता घोड़े पर चढ़ जाता है, लेकिन अब भी अपने हर्ट हाथ को लेकर थोड़ा कंसर्न्ड होता है। सीरी उसे कहती है, जो लोग एग्जाम लेंगे वो इतने इडियट नहीं होंगे कि तुम्हारी पोटेंशियल एक नॉन डोमिनेंट हैंड से ना समझ सकें। यह बात सुनकर प्रोता को स्ट्रेंथ मिलती है। उसकी होप वापस आ जाती है कि वो एग्जाम क्लियर कर पाएगा। वो तुरंत जर्नी स्टार्ट करता है। अब उससे एक बात क्लियर होती है, फ्यूचर बदला जा सकता है। यह विलेज तो पहले उसके पास्ट में डिस्ट्रॉय हो चुका था, पर अब वो डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर यूज करेगा फ्यूचर को चेंज करने के लिए। एक दिन बाद वो फाइनली पहुंचता है उस जगह पर जहां यूनियन वर्ल्ड एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाले थे, इस होप के साथ कि यह रास्ता जिसमें वो चल पड़ा है उसे स्ट्रॉन्गर बनाएगा और वो कभी फ्यूचर की थ्रेट से हार नहीं मानेगा।